India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 2012 के यूजीसी रेगुलेशन लागू किए जाने का दिया आदेश। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी। पूर्व विधायक के एम साजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। हाईकोर्ट का अयोग्यता आदेश किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता लाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, हाईकोर्ट के पास नहीं। जामिया हमदर्द एफिलिएशन विवाद में HIMSR की 49 सीटों पर की काउंसलिंग की अनुमति। कोर्ट ने NMC को सीट मैट्रिक्स में शामिल करने का दिया निर्देश। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया को मयूडा मामले में दी राहत। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकार। पर्याप्त सबूत नहीं होने से 4 आरोपियों को राहत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जो शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे और इससे समाज में विभाजन होगा। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों में विसंगतियां पाई हैं। नियमों के अनुसार जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव तक सीमित है। हालांकि भेदभाव की परिभाषा में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव शामिल है। कोर्ट ने कहा कि यह विसंगति खतरनाक हो सकती है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हमें नहीं पता कि 75 साल की स्वतंत्रता के बाद हम एक वर्गहीन समाज बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग छात्रावासों की व्यवस्था करना और अलग अलग जातियों के आधार पर भेदभाव करना खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। तब तक यूजीसी के नए नियमों पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है, जो नियमों की समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। जस्टिस जयमाला बागची ने सवाल उठाया कि जब रेगुलेशन के 3E में डिस्क्रिमिनेशन के लिए बात की गई तो फिर 3C की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, हम विश्वविद्यालयों में एक स्वतंत्र और न्याय संगत वातावरण बनाना चाहते हैं। हमें कोई कारण नहीं मिलता है जब 3E जैसा ही यह था, 3C कैसे प्रासंगिक हो जाता है। क्या यह एक अतिरेक है? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई तथा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए 2012 का यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसको लागू किए जाने का आदेश दिया। यूजीसी ने जनवरी में नए नियम जारी किए थे, जो शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। इन नियमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों को समान अवसर केंद्र और समता समिति स्थापित करनी थी, जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। हालांकि कुछ लोगों ने इस नियमों को एक तरफा और भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लग गई है और यह मामला अब आगे की सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है, जो नियमों की समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। यह मामला अब 19 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
कि एक कमेटी यहाँ पे गठित की जाए, जिस कमेटी के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट हों वो होने चाहिए, जो एकोमोडेशन हों वो होने चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस सस्पेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं वो होने चाहिए। उसको लेकर एक कमेटी बने और रूल रेगुलेशन को दोबारा से देखा जाए और ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए जो समाज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और बच्चों के लिए सही हो और समानता के अधिकार को मैनेज करें। अब अगली सुनवाई जो रेगुलेशंस आए इससे मामला और बिगड़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और जिस तरह से हॉस्टल्स के बारे में बात कही जा रही है, हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होगा। कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज की भी बात कही कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही हैं और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो टोटली, ये हम सब मानते हैं। कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को ऑप्रेस करे या किसी से कोई जातिगत भेदभाव करे या उस पर टीका टिप्पणी करे, पर ये सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी को ऑप्रेसर मान रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस मान रहे हैं, तो ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है और ये सारी बातें हम कोर्ट में लेके गए। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार की आलोचना करना और विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और ऐसे विचारों से राज्य की सुरक्षा को खतरा नहीं है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अंगगो में उनकी नजरबंदी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख में राज्य दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वांगचुक के खिलाफ हिंसा का कोई मामला नहीं है और उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए बयान मौखिक है और उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। सिब्बल ने तर्क दिया कि हिरासत के लिए सक्रिय हिंसा के आरोपों की आवश्यकता है, न कि मौखिक बयानों की। सिब्बल ने यह भी कहा कि वांगचुक ने सरकार की प्रशंसा करने वाले वीडियो में दिखाया गया है कि लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वांगचुक के खिलाफ लगाए गए बयान गलत तरीके से पेश किए गए हैं। कोर्ट ने वांगचुक की हिरासत के दौरान उनके पेट की समस्या के बारे में चिंता व्यक्त की और उन्हें एक विशेषज्ञ द्वारा जांच कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर वांगचुक को चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसे तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए। वांगचुक की पत्नी अंगमो ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति की हिरासत राजनीति से प्रेरित है और उन्हें चुप कराने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है और उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण या मयूडा मामले में राहत देते हुए लोकायुक्त की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में एक प्रभावित पक्ष के रूप में भाग ले सकता है, लेकिन केवल सीमित तरीके से। मयूडा मामले में आरोप था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी पत्नी को जमीन का आवंटन कराया था। इस मामले में सितंबर 2024 में कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी थी। इसके बाद विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की और फरवरी 2025 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने आज क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मैनुअल सीवर सफाई से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अगर यह मुआवजा पहले नहीं दिया गया है, यह फैसला उन मामलों पर लागू होगा जहां मौतें अक्टूबर 2023 के फैसले से पहले हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बालराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में यह फैसला सुनाया। इस मामले में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक आवेदन दायर किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि विभिन्न हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में मुआवजा पहले ही तय किया जा चुका है और भुगतान किया जा चुका है, ऐसे मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा। हालांकि जिन मामलों में मुआवजा तय नहीं किया गया है या भुगतान नहीं किया गया है, उनमें अधिकारियों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन मामलों में मुआवजा पहले ही तय किया जा चुका है और भुगतान किया जा चुका है, ऐसे मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा। जिन मामलों में मौत फैसले से पहले हुई है और मुआवजा तय नहीं किया गया है या भुगतान नहीं किया गया है, उनमें अधिकारियों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। यह फैसला मैनुअल सीवर सफाई से होने वाली मौतों के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है, तो इससे व्यापार संघ हर घर को अदालत में घसीट सकते हैं और लोग घरेलू कामगारों को रखने से इनकार कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इससे घरेलू कामगारों का शोषण हो सकता है और उन्हें अपनी आजीविका चलाने में परेशानी हो सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह इस मामले में कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह विधायी क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें इस मामले में सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं और उम्मीद है कि वे घरेलू कामगारों के हित में एक उपयुक्त तंत्र तैयार करेंगी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन का अधिकतर अधिकार दिया जाए और उन्हें मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षित किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कि घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन संहिता 2019 के तहत शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से घरेलू कामगारों के अधिकारों को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसने राज्य सरकारों से कहा है कि वे घरेलू कामगारों के हित में एक उपयुक्त तंत्र तैयार करें। यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकारें इस मामले में क्या कदम उठाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व विधायक केएम साजी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता लगाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। केरल के आझीकोड विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे केएम साजी को हाईकोर्ट ने 2018 में चुनाव जीतने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने साजी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे और अपने प्रतिद्वंदी के बारे में गलत बयान दिए। इसके बाद साजी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता लगाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, हाईकोर्ट के पास नहीं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अयोग्यता को लेकर नहीं था, बल्कि चुनाव को रद्द करने को लेकर था। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि साजी का कार्यकाल 2016 से 2021 के बीच था और अब समाप्त हो गया है, इसलिए इस मामले में आगे कोई विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आंशिक रूप से सही था, लेकिन अयोग्यता को लेकर नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि साजी के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब इस मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साजी के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब वह चुनाव लड़ सकते हैं। यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति को भी स्पष्ट करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के बीच एफिलिएशन विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मौजूदा एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए HIMSR की 49 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग की अनुमति दी है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि नीट PG में शामिल हुए और रैंक हासिल करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग 29 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली थी। कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को निर्देश दिया कि वह इन 49 सीटों को संस्थान की सीट मैट्रिक्स में शामिल करे ताकि योग्य उम्मीदवारों की काउंसलिंग हो सके। यह मामला जामिया हमदर्द और HIMSR के बीच एफिलिएशन विवाद से जुड़ा है। जामिया हमदर्द ने UGC एक्ट और UGC इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023 के तहत रेगुलेटरी आपत्तियों का हवाला देते हुए HIMSR के लिए एफिलिएशन की सहमति वापस ले ली थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में कई ऑर्बिटेशन कार्यवाही, एग्जीक्यूशन याचिकाएं और अपीलें हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को रानी कपूर द्वारा दायर मुकदमे पर जवाब देने के लिए कहा है, जिसमें रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को चुनौती दी गई है। इस ट्रस्ट की कीमत कई हजार करोड़ रुपए है। कोर्ट ने प्रिया कपूर और 22 अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है, जिनमें करिश्मा कपूर के 2 बच्चे भी शामिल हैं। रानी कपूर ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने उनके साथ धोखाधड़ी की और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक जटिल योजना बनाई। रानी कपूर ने दावा किया कि उन्हें एक ट्रस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उनके बेटे और प्रिया कपूर ने उनकी अनुपस्थिति में इस ट्रस्ट को बनाया। कोर्ट ने प्रिया कपूर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे अपने जवाब में ट्रस्ट से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए 23 मार्च को सुनवाई करेंगे। प्रिया कपूर के वकील अखिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि यह मुकदमा सुनने योग्य नहीं है, वे इसके खिलाफ एक याचिका दायर करेंगे। सिब्बल ने तर्क दिया कि एक ट्रस्टी ट्रस्ट को चुनौती दे नहीं सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी, जब कोर्ट अंतरिम राहत पर विचार करेगी। तब तक यह प्रिया कपूर और अन्य प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने होंगे। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.